हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं गॉस लॉ को लेकर और गॉस लॉ का प्रूविंग, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स लेकर, जो कि वीडियो का और इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। मजा आने वाला है, एकदम एंजॉय करना है। तो ठीक है, तो पहले इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स का वैल्यू पास करता है वो करता है ई डॉट ए पास करता है, या इसी को हम लोग ई ए कॉस थीटा बोलते हैं। अगर सरफेस यानी कि एलिमेंटल हो, यानी कि एलिमेंटल यानी छोटा सा हो सरफेस, तो उस केस में छोटा सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है वो पास करता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी, मतलब ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि कोई स्मॉल एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास करेगा। स्मॉल एलिमेंट्स यानी कि कोई हम सरफेस ले, जो कि जैसे कि हम अभी लेंगे, अभी गॉस लॉ में प्रूविंग कर लिए कि जैसे कि कोई 3D सरफेस हो, यानी कि क्लोज सरफेस, उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो वो फ्लक्स पास करेगा ई डॉट डी ए फ्लक्स का वैल्यू पास करेगा। तो इस बात को याद रखना है, और इस बात को याद रखना है तो बहुत मजा आने वाला है। साथ ही साथ सॉलिड एंगल का बात याद रखना है कि कोई भी एक एलिमेंटल यानी सॉलिड एंगल अगर बोला जाए, कोई भी स्फीयर में के सेंटर पर जो एंगल बनता है, स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसका वैल्यू अगर एलिमेंटल के लिए बात बोला जाता है, डी ओमेगा इक्वल टू होता था ए कॉस थीटा बाई क्या होता था, अब एलिमेंटल चाहिए था डी ए कॉस थीटा कर देना, बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। हाँ, ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम होता है 4 पाई, और ये होता है स्फीयर के केस में। स्फीयर के केस में इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई होता है। तो अब ये गॉस लॉ क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि गॉस लॉ है क्या, इसके बाद थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, तो हम गॉस थ्योरम का एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनसाइड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, या एक सिंपल बोला जाता है कि क्यू बाई क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये है क्या, अगर बोला जाए कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ 3D सरफेस यानी क्लोज सरफेस, यानी कि इनक्लोज्ड सरफेस, ठीक है, यानी क्लोज सरफेस, अगर बात बोला जाए क्लोज सरफेस के द्वारा यानी कि 3D सरफेस के द्वारा कितना फ्लक्स पास करेगा, तो वो करेगा फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा। जैसे कि हम कोई एक सरफेस ले लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी सरफेस ले सकते हो, इसके अंदर चार्ज अगर Q1 है, ये Q2 है, ये माइनस Q3 है, ठीक है, तो ये जितना भी चार्ज इधर बाहर चार्ज Q4 है, तो इसके इनसाइड जितना भी चार्ज होगा, इसके इनसाइड जितना भी चार्ज होगा फ्लक्स उसी के द्वारा होगा, आउटसाइड के द्वारा फ्लक्स का वैल्यू नहीं होता है। यानी इनसाइड में देखो अब क्या है, Q1 है प्लस Q2 है माइनस Q3 है, बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमेशा फ्लक्स अगर बोला जाए नेट फ्लक्स, ये जो भी है, ये बात ये भी याद रखना है कि ये नेट फ्लक्स है। नेट फ्लक्स एक सरफेस से कितना पास करेगा, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, इसके द्वारा ये फ्लक्स पास होगा। हाँ, अगर बोला जाए कि फ्लक्स ड्यू टू अ Q4, फ्लक्स ड्यू टू Q4 चार्ज, तो इसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू नहीं होगा, कारण कभी भी आउटसाइड द्वारा जो भी चार्ज है, आउटसाइड यानी सरफेस का जो आउटसाइड जितना भी चार्ज होता है उसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। इनसाइड द्वारा हम लोग फ्लक्स करते हैं, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा देखो, अगर कभी भी अगर हम लोग फील्ड लाइन्स को पास कराते हैं, देखो ये अगर ये फील्ड लाइन पास किया तो इसके लिए फ्लक्स का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसके लिए फ्लक्स का वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों सर, इसके एक के लिए नेगेटिव एक के लिए पॉजिटिव, देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया, एरिया वेक्टर इसका अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी फ्लक्स का वैल्यू कैसा हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू अगर बोला जाए तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर भी फ्लक्स का वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि ओवरऑल जब फ्लक्स ऐड किया जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐड करके देख सकते हो, देख लेना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आउटसाइड जितना भी चार्ज होता है उसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। तो ये क्या है गॉस लॉ, एक सिंपल भाषा में हम बता दिए कि नेट जितना भी फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस
is 1 by epsilon naught times of the charge enclosed in a surface, यानी जितना भी चार्ज इनक्लोज है उस सरफेस का उसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और भी बात देख लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा और बात जानते हैं कि इसका प्रूविंग क्या है। कि इसका प्रूविंग अगर हम देखें कि गॉस थ्योरम का प्रूविंग आता है, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम आ जाता है कि गॉस थ्योरम को या गॉस लॉ को स्टेट कीजिए, साथ ही मतलब बताइए और साथ ही साथ उसको प्रूव किए। जैसे कि हम कोई एक सरफेस ले लेते हैं, हम कोई भी एक सरफेस ले लेते हैं, जैसा भी सरफेस लेना है ले लिया जाए। या सरफेस हम ले लिए, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ले लिए। अब इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, मतलब इनसाइड एक हम चार्ज रखते हैं, यहाँ पर एक हम चार्ज रखते हैं, जो कि ये चार्ज कैसा होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है। ठीक है, रख दिए। अगर इसके द्वारा इस पॉइंट पर फील्ड, मान लेते हैं कि इसके द्वारा इस पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू जो है वो ई है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जो कि इस सरफेस पर पी पॉइंट पर। ठीक है, अब इस सरफेस को लेते हुए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया को काटते हैं। स्मॉल सरफेस है तो हम एक एरिया को काट देते हैं, ये चीज़ देना। तो इस सरफेस को हम लेकर एक एरिया काट दिया। अब इस एरिया को जब हम काटें तो हम एक काम करते हैं, ध्यान समझते चलना हर चीज़ को। अब यही एरिया मेरे पास है, ये एरिया। अच्छा, एकदम समझते चलना। अभी अगर हम एरिया लेते हैं तो इस एरिया का एरिया वेक्टर इधर हो गया डायरेक्शंस में, जो कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये बना रहा है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इस सरफेस का एरिया को हम लोग मान लेते हैं डी ए। इसका सरफेस का एरिया को मान लेते हैं डी ए। ये 3D है। पहला चीज़ कि गॉस लॉ में 3D होना जरूरी है, तो ये 3D सरफेस है, 3D ऐसे दम 3D। अब इसके द्वारा अगर बोला जाए इस पॉइंट पर ओ पर ये कितना पहले सॉलिड एंगल बनाएगा, क्योंकि ये बनाएगा, जो भी बनाएगा सॉलिड एंगल बनाएगा। अब ये सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल बनाएगा। ठीक है सर, ये भी बात मान ली। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो अगर हम लोग बात करें कि एक नॉर्मल फार्मूला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ सरफेस एरिया डी है। इसी को हम लोग एलिमेंटल सरफेस बोलते हैं, इसी को हम लोग एलिमेंटल सरफेस बोल सकते हो, सरफेस। क्या अब इसके द्वारा फ्लक्स इससे कितना पास करेगा, तो कितना फ्लक्स पास करेगा, ध्यान समझना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई पास किया, साथ ही साथ इसका एरिया डी ए है, और तो हम लोग इसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू बोल सकते हैं डी फाई इक्वल टू कितना, ध्यान से क्या फॉर्मूला आता है फ्लक्स का, ई क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, यही होता है फ्लक्स का वैल्यू। हाँ सर, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझा जाए, ये तो क्लोज सरफेस हो गया। अब यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम दूरी को कुछ मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है, आर है। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर, साथ ही साथ क्या हो जाएगा डी ए, तो डी ए। ठीक है, अब डी ए है तो साथ ही साथ हम क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा भी। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट डी ए है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये जो फ्लक्स पास किया इस छोटा सरफेस से पास किया। इसी तरह से छोटा सरफेस, इस सरफेस पर बहुत सारा हो सकता है, छोटा छोटा सरफेस यहाँ पर भी हो सकता है, इधर से भी फ्लक्स पास कर सकता है, यहाँ पर भी छोटा सरफेस हो सकता है, यहाँ से भी फ्लक्स पास कर सकता है, यानी कि ऐसे करके बहुत सारा छोटा सरफेस होगा, इधर भी हो सकता है। ठीक है सर, सब जगह तो हम मान ले कि हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि नेट फ्लक्स, देयरफॉर नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। अब ये नेट फ्लक्स कितना पास करेगा, ध्यान समझना एकदम बहुत अच्छा से।
तो यानी कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, यानी कि d5 को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इधर तो इंटीग्रेशन तो यही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है उसको निकाल लो। कौन कौन कॉन्स्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्यू भी बाहर और आर स्क्वायर तो वेरिएबल है, आर स्क्वायर तो क्या है वेरिएबल है, तो क्यू बाहर हो जाएगा। क्यों आर वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ का रेडियस कम हो सकता है, यहाँ का रेडियस बढ़ सकता है, यहाँ का रेडियस और बढ़ सकता है। हम इसीलिए हर चीज़ को थोड़ा फील दिलाना चाहते हैं कि ताकि थोड़ा समझते चलो, यहाँ का रेडियस और बढ़ जाएगा, यानी कि रेडियस आर भी वेरिएबल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू का अगर देखा जाए तो हम लोग ले सकते हैं डी ए कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये क्लोज सरफेस। ठीक है, यही कि अगर हम बात करें सिंपल भाषा में तो यहाँ से फाई नेट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू। अब ये वाला फार्मूला का वैल्यू क्या होता है, ये क्या सॉलिड एंगल है ना, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ये एक्चुअल में है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है 4 पाई। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं 4 पाई। ठीक है, यहाँ 4 पाई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाई नेट इजकल टू अगर हम बात करें तो देखो आ गया क्यू बाई क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो, अब ये क्या है, अब ये बोला गया कि डी ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, तो 4 पाई होता है। ये मैक्सिमम आपको याद रखना पड़ेगा कि डी ओमेगा का वैल्यू कितना होता है क्लोज इंटीग्रल केस में, तो डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई। ये अब ये कब होता है, एक कंडीशंस भी है। कंडीशंस कब है कि कंडीशंस ये है कि अगर ये सरफेस सिमेट्रिक हो, तब सिमेट्रिक मतलब यानी कि हर जगह का रेडियस सेम। जैसे कि हम इस पिक्चर को मिटाते हैं और थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं तो देख लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस स्फीयर को ले लोगे तो हर पॉइंट का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। हर पॉइंट का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। और इस स्फीयर का हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मतलब जहाँ भी, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शंस होगा, इस पर जो छोटा सा एरिया वेक्टर हम लेंगे, जो छोटा सा एरिया वेक्टर ले लेंगे ये वाला, तो इसका डायरेक्शंस का कैसा हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शंस का हमेशा सेम डायरेक्शंस में होगा। यानी कि दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू बनेगा 0 डिग्री। और जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री बनेगा तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तब उस केस में अगर हम लोग वैल्यू बोलें कि उस केस में तब वैल्यू क्या होता है, तो उस केस में हम लोग ले लेते हैं, ये सब सॉलिड एंगल हम प्रूव किए, तो आप उसको वीडियो का अच्छा से देखेंगे तो और सॉलिड एंगल का भी नॉलेज हो जाएगा। तो हम इस केस में बताए थे कि ये जो एरिया हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर का क्या हो जाएगा फार्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर बाई रेडियस नीचे क्या है आर स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सॉलिड एंगल का ओरिजिनल फार्मूला ये होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, और एरिया ऑफ स्फीयर अगर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए 4 पाई। लेकिन हम जो पहले वाला कंसेप्ट बताएं वो बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट था। आप उस केस में कैसा भी सरफेस ले सकते हैं और क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूविंग हो गया गॉस थ्योरम का, अगर प्रूविंग है तो प्रूविंग भी कर देना, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं गॉस थ्योरम के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं क्या है, तब जाकर मज़ा आने वाला है। हाँ, गॉस थ्योरम क्या था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस कितना होता है, किसी भी क्लोज सरफेस द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक्ड होता है वो फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनसाइड बाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, जिसके बारे में हम लोग जान लिए, प्रूव भी कर लिए। दूसरा चीज़, फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, यानी कि किसी भी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है उस सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर हमको एक चार्ज रखते हैं और इस चार्ज के द्वारा जितना भी सरफेस है, ध्यान से, तो इस सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास करे, जितना भी, तो हर केस में सबसे फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, बराबर पास कर रहा है, सबसे फील्ड लाइंस फ्लक्स बराबर कर रहा है। तो अगर बोला जाए कि इस केस में इस स्फीयर से फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ से भी हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके द्वारा भी कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके द्वारा भी होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके द्वारा भी होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा चीज़,
ये बोला गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। अब मान लो कि यही अगर हम क्या ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं और सिलेंडर के सेंटर पे यही स्मॉल क्यू चार्ज को रख देते हैं, तब फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उस केस में भी यही होता है। या इसी केस में हम एक कोन रख लेते हैं, यानी कोन के सेंटर पर हम क्यू चार्ज रख लेते हैं, उस केस में फ्लक्स का वैल्यू आता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। या इसी तरह मतलब एक चीज़ ही मायने रखता है कि पिक्चर कैसा हो, 3D। बिना 3D का गॉस थ्योरम को लगाना गलती है, लगेगा ही नहीं उस केस में। ये एक कंडीशनल है। अब एक बात और भी है, एक और कंडीशन हो सकता है कि जैसे कि अगर मान लो कि हम ले लेते हैं क्यूब। अब क्यूब के अगर बोला जाए क्यूब के इनसाइड अगर हम चार्ज रखते हैं क्यू, इसके द्वारा इनसाइड सिमेट्रिकली रखना पड़ेगा, ये भी बताएंगे, जिसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कहीं पर भी रखिए चार्ज, उसके द्वारा मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड अगर कोई चार्ज है तो इनसाइड अगर सिमेट्रिकली अगर चार्ज है तो उस केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप होता है। यानी कि अगर मान लो सरफेस अगर टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाए, यहाँ पर क्यू एक चार्ज दे दिया जाए, तो इसके द्वारा जो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके शेप पर साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि कैसा इसका शेप बनाया गया। हाँ, इसके द्वारा जो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, उस फ्लक्स को वैल्यू को हम बोलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम का मेन कंसेप्ट है। सबसे पहला चीज़ ये सब अप्लाई करने से पहले सोचते रहना। और चीज़ सोचना है इन अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव वाइल अ आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए अभी हम बताए थे कि कोई भी सरफेस द्वारा अगर कोई भी क्लोज सरफेस हम लेते हैं, ध्यान समझना, कोई भी क्लोज सरफेस हम लोग जब लेते हैं तो इस क्लोज सरफेस के बाहर अगर कोई एक चार्ज रखते हैं तो इसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, 0। क्योंकि देखो इसके द्वारा फ्लक्स कैसा हो जाएगा, आउट गोइंग द्वारा क्या होगा प्लस और इन गोइंग द्वारा क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ओवरऑल फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ है जिसको कि याद रखना है, बहुत ही आसान। ठीक है, और भी चीज़ है। और व्हेन डी ओमेगा समेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 0, अगर डी ओमेगा का वैल्यू 0 यानी कि इनसाइड जितना भी समेशन बोलो या इसी को क्लोज इंटीग्रल बोलो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा अगर 0, यानी कि 3D सरफेस तो ही नहीं। अगर 3D सरफेस नहीं होगा तो उस केस में गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है, अब उस केस में हमको 3D सरफेस बनाना पड़ेगा, पास करा सकते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अब उस तरह का हम क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन अभी तक समझेंगे कि डी ओमेगा यानी कि सॉलिड एंगल का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू हम लोग इनके अकॉर्डिंग 0 मान के चलते हैं। लेकिन ऐसा एक कंडीशनल चीज़ है, ये बनेगा क्वेश्चन। फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज ऑफ अ क्लोज सरफेस, एक्सटर्नल चार्ज ऑफ अ क्लोज सरफेस, यानी किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज होगा तो उसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, जो कभी हम समझा दिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम लोग कुछ और बात जानते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच फेस ऑफ अ सिमेट्रिकल क्लोज सरफेसेस या क्लोज बॉडी विल भी क्या हो जाएगा। देखो अब ये बात को ध्यान रखना कि यानी कि एक सरफेस द्वारा अगर बोला जाएगा फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा एक सरफेस द्वारा, तो हम उस केस में जितना भी नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स को सरफेस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। यानी कि यही लिखा है फाई ई बाई क्या हो जाएगा एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेसेस या सरफेसेस बोल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ सरफेसेस है। ठीक है, यानी कि क्यू चार्ज बाई क्या हो जाएगा एन एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक सिंपल भाषा है, बहुत ही छोटा चीज़, अगर हम लोग को बोला जाए कि मेरे पास एक क्यूब दे दिया गया, ठीक है, क्यूब दे दिया जाए, ले लिया गया। अब इस क्यूब के एक सरफेस से, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें कि इस एक सरफेस से कितना फ्लक्स का वैल्यू पास करेगा, ध्यान समझते चलना तब जाकर अच्छा लगेगा। यानी कि इसके एक सरफेस से कितना फ्लक्स का वैल्यू पास करेगा, ये चीज़ को हमको निकालना पड़ेगा। यानी कब, जब इसके सरफेस पर यहाँ पर एक क्यू चार्ज रख दिया गया, प्लस क्यू चार्ज एक सरफेस से, तो एक सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा, देखो पहले टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स अगर बोला जाए फाई नेट का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
लेकिन एक सरफेस से अगर जो फ्लक्स का वैल्यू बोला जाए, इस सरफेस से, एक सरफेस से, ये वाला सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इस सरफेस से अगर हम फ्लक्स का पास करें तो इस केस में जो फ्लक्स का वैल्यू पास होगा तो टोटल सरफेसेस कितना हो गया, 6 हो गया। 6 सरफेसेस है। कौन कौन, ये 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ठीक है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो 6 सरफेसेस है। तो इससे जो फ्लक्स पास है, देखो ना 6 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, यानी कि इस सरफेस से, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस, अब वन सरफेस या फेसेस बोल सकते हैं, फेस कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल चार्ज क्या है, क्यू बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, यानी कि क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हाँ, इसी क्वेश्चन में एक बात और भी आ जाता है, थोड़ा बात याद रखना। चलो, अगर मान लो कि यही क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग तरीका से भी घुमा के पूछ देता है, पूछने का कुछ क्वेश्चंस में कुछ भी तरीका हो सकता है, जैसे कि अब ऐसा हो कि सरफेस को इस तरह से बना दे, ठीक है, और बोल दे कि सरफेस के, ये एक सरफेस हम बना दें, ठीक है, ये सरफेस, ठीक है, अब इस सरफेस के बोल दे कि अपवर्ड एक पॉइंट है P है जिस पर Q चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल Q चार्ज या स्मॉल Q रख लेते हैं, बार स्मॉल, ठीक है। अब इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा कितना इसमें फ्लक्स पास करेगा, तो इसको सिमेट्रिक लेकर, ये स्क्वायर है तो इसका सिमेट्रिक लेकर, ये स्क्वायर है, ये साइड हो गया, तो इसको सिमेट्रिक लेकर हमको एक पहले क्यूब बना लेना है, और क्यूब बनाकर क्यूब का एक सरफेस से फ्लक्स को पास करा देना है, बस काम खत्म। यानी कि इसके द्वारा भी फ्लक्स का वैल्यू अगर बोला जाए कि फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/6 क्यू बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो इसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू होगा दम सेम टू सेम इसके द्वारा भी फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है, हमेशा सिमेट्री को ध्यान देते रहना है। आगे कुछ बातें और जानते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज द गॉस लॉ फॉर द सिमेट्रिकल सरफेस क्लोज्ड बॉडी। पहला, अगर हमको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, गॉस थ्योरम में हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए, यानी कि बहुत अच्छा से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमको सिमेट्री को यूज करना। जैसे एक चार्ज हम लेंगे, यानी कि एक स्फीयर, जैसे एक स्फीयर का सिमेट्री क्या होगा, स्फीयर ही बनाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा, इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है कि ये इसका सिमेट्रिक सरफेस है। एक मान लो कि एक बोल देगा कि ये स्फीयर है जिस पर चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ, तब उसके द्वारा अगर बोला जाए कि सिमेट्रिक सरफेस बनाना है तो एक स्फीयर ही बनाना। जैसे एक मेरे पास रड दिया है, तो रड के सिमेट्री हम लोग क्या बना सकते हैं, एक रड का सिमेट्री हम लोग बना सकते हैं सिलेंडर। तो हम लोग को कोशिश करना है कि सिमेट्री सरफेस बनाना है। सिमेट्री सरफेस बनाने की वजह से ऐसा होता है, इसी को हम लोग पिछला क्लास में जो पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, जो कि हम लोग के लिए बेस्ट रिजल्ट, यानी कि सिमेट्री का मतलब यहाँ पर इसके हर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या तो इसके सरफेस एरिया के अलॉन्ग होगा या तो परपेंडिकुलर वैसे, यानी थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री, जिससे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, कोशिश करना। देखो जैसे इस सरफेस के लिए कैसा हो जाएगा थीटा का वैल्यू, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अब एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, तो इस केस में 90, तो इस केस में हम लोग प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमेट्री को बहुत अच्छा से ध्यान देना है। सिमेट्री उस तरह से लेना है कि उसका हर सरफेस पर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और उस फील्ड का वैल्यू एरिया वेक्टर का या तो डायरेक्शंस में होगा या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगा। इस चीज़ को याद रखना है। ओके, आगे आते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन एज इनसाइड द चार्ज इन अ क्लोज सरफेस एज वेल एज द आउटसाइड द चार्ज। यानी कि अगर बात बोला जाए कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रखते हैं Q1 और Q2 और ये बाहर रखते हैं Q3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी हमको निकालना हो, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्ज द्वारा होगा, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टेकन एज फॉर ऑल चार्जेस, यानी कि जितना भी चार्जेज है उस सब चार्जेस द्वारा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी लेते हैं तो इनसाइड चार्ज के लिए लेते हैं। बस इस बात को याद रखना है, कंसेप्ट ऑटोमेटिकली है। यानी कि फील्ड इसके द्वारा भी लेंगे, इसके द्वारा भी लेंगे, इसके द्वारा भी लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर बोला जाए कि फील्ड का वैल्यू, तो भाई इसके द्वारा भी फील्ड का वैल्यू होगा, इसके द्वारा भी फील्ड का वैल्यू होगा, इसके द्वारा भी फील्ड का वैल्यू होगा, लेकिन ओवरऑल जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। और वो फील्ड, अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला इनसाइड चार्ज द्वारा ही हम लोग लेते हैं जनरली, और इनसाइड चार्ज द्वारा फ्लक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो इजीली गॉस थ्योरम द्वारा आ जाता है। तो बात याद रखिए। बस आगे अगला पॉइंट, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और क्वेश्चंस को लेकर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इससे मज़ा आने वाला है, थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस ले लें, क्वेश्चंस तो इस तरह का हम क्वेश्चंस किए कि पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब। अगर किसी क्यूब के सेंटर पर, ये अभी क्वेश्चंस किए थे थोड़ा सा, तो किसी क्यूब के सेंटर पर अगर हम एक चार्ज ले लेते हैं क्यू, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंक्ड विथ ऑल द सर्फेसेस, यानी कि ऑल द फेसेस द्वारा कितना होगा, तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन विथ ईच फेस ऑफ द क्यूब अगर बोला जाए तो 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर आप इस क्वेश्चन को फिर दोबारा कह लिए, इसमें तीसरा पॉइंट का लिए, तीसरा पॉइंट क्या दिया, इफ चार्ज इज नॉट एट द सेंटर, अगर चार्ज अगर सेंटर पर ना हो, अगर चार्ज सेंटर पर ना हो, देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो देखो ध्यान समझना, अगर चार्ज अगर सेंटर पर नहीं होगा तो ए के आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ए के आंसर में इसलिए बदलाव नहीं आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ज कहाँ है, क्लोज सरफेस के इनसाइड है, तो फ्लक्स का वैल्यू अभी भी क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ, किसके द्वारा चेंज होगा, विथ ईच फेसेस ऑफ द क्यूब। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हम चार्ज को ऐसा करते हैं कि किसी सरफेस के साइड में रख दे, अगर मान लो कि किसी सरफेस के नज़दीक रख देते हो, मान लो कि यहाँ पर चार्ज रख देते हो, तो जैसे ही यहाँ पर चार्ज रख देते हो, तो अब इस केस में जो फील्ड लाइंस इस सरफेस से जो पास कर रहा है, इस सरफेस से पास करेगा, इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करेगा, ज़्यादा पास करेगा। यानी कि इस केस में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्या कर रहा है, ज़्यादा पास कर रहा है, और इस सरफेस से ज़्यादा पास करने के वजह से अब फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस सेम नहीं होगा, फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। लेकिन नेट फ्लक्स का वैल्यू अगर अभी भी बोला जाए तो नेट फ्लक्स का वैल्यू में कोई बदलाव नहीं, यही होगा क्यू एप्सिलॉन। इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया, बस और कुछ के लिए नहीं, इसीलिए कि ताकि आप अच्छा समझ पाइए। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चंस। ये एक मेरे पास ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के, अगर हॉलो स्फीयर के बोला जाए कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, अब देखो ये हम बोले थे ना कि किसी भी के लिए लगा सकते हो क्वेश्चंस को। अब इसके द्वारा बोला जाए कि फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, यानी कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, यानी कि कितना इससे फ्लक्स पास करेगा। अब इससे कितना फ्लक्स पास करेगा तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस इसके सिमेट्री एक सरफेस बना देना है, एक और हॉलो स्फीयर बना देना है। यानी कि इसके द्वारा, यानी टोटल इसके मान लेते हैं कि सेंटर पे ये चार्ज होगा तो फ्लक्स कितना पास करेगा, तब उस केस में आप बोलेंगे बहुत इजीली कि सर इसके द्वारा टोटल फ्लक्स तो हम बता सकते हैं कि क्यू बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, तो बस हो गया। अब ये इसका क्या है, आधा, हॉलो स्फीयर का क्या है, आधा, तो आधा पार्ट से फ्लक्स कितना पास करेगा, यानी कि इससे नीचे वाला फ्लक्स कितना पास करेगा, तो सर ये हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। या इसी तरह अगर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर ले लेते हैं और इस सिलेंडर पर यहाँ पर देखो आउटसाइड चार्ज है, लगेगा फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन नहीं, हम लोग बना सकते हैं अपने से हम लोग सरफेस ले लेते हैं और अपने से सरफेस लेकर अलग अलग केस में, जैसे कि हम एक काम करते हैं कि इसका सिमेट्री हम एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, और अब इसके द्वारा देखें, इसके द्वारा फ्लक्स तो ठीक है ये पास कर रहा है,
अब इस जैसे ही सिमेट्री लिए तो इधर से भी फ्लक्स पास करना स्टार्ट किया, यानी ओवरऑल अगर फ्लक्स बोला जाए तो अभी भी कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आधा पार्ट से पास कर रहा है तो आधा पार्ट से फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से फ्लक्स का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। बस गॉस थ्योरम का एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी गॉस थ्योरम से हम लोग क्वेश्चन को बनाना है तो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, 3D सरफेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसको क्लोज सरफेस बना लीजिए, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, उसका सिमेट्रिक एक सरफेस बना लीजिए। दूसरा चीज़, कभी फ्लक्स होता है जो इनसाइड चार्ज होता है उसके लिए आउटसाइड द्वारा चार्ज द्वारा फ्लक्स का वैल्यू नहीं होता है। आउटसाइड चार्ज द्वारा और इनसाइड चार्ज द्वारा दोनों द्वारा एक ही चीज़ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी लेते हैं तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों द्वारा लेते हैं। दूसरा चीज़, कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम को बनाने वक्त हम लोग सिमेट्रिक सरफेस लें। ऐसे किसी भी सरफेस के लिए हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। बस ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि ध्यान रखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रूविंग भी हम करा दिए, गॉस थ्योरम क्या होता है। बाकी आप इंजॉय कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।